हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज़रबाईजान को हम वेपन से तो बम्बू कर ही रहे हैं, लेकिन कब ये सोचा था हमने कि इंडियंस पर्सनली भी उनसे बदला लेंगे एज वर्कर्स। तो बेसिकली इंडियन, आपको तो पता ही होगा कि रिसेंटली नहीं, एक्चुअली बहुत पहले से ही 3 महीने पहले ये रिपोर्ट आया था। मतलब 3 महीने से भी बहुत पहले से ये जो रशिया का प्लान है वो चल रहा है कि इंडियन वर्कर्स को लाना है, और 3 महीने पहले से ही आज़रबाईजान मीडिया में हड़कंप मची हुई थी। हालांकि ये मेरे नोटिस में नहीं आया था, लेकिन रिसेंटली जब ये खबर और भी ज़्यादा फैलने लगा तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो ये पता चला कि 3 महीने पहले ही ये आज़रबाईजान मीडिया से रिपोर्ट आ गई थी कि इंडियन वर्कर्स जो है मास स्केल में रशिया में आने वाले हैं। और वो देख के उनकी जो जलन है, क्योंकि बेसिकली ये जो वर्कर्स है जो कि रिप्लेस किए जा रहे हैं वो ये आज़रबाईजान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब देशों से ही है। और रशिया की बहुत सारी उम्मीदें हैं। आई होप कि इंडियंस जो है ये उम्मीदें बेकार ना जाने दे। जिस तरीके से घटिया मीम्स और ये अभी चल रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन कहीं वो रशिया में जाके ना कर दे, क्योंकि रशिया इसीलिए रिप्लेस कर रहे, क्योंकि वो जो होते हैं कि अब्खाज़िया या फिर आज़रबाईजान, इनके देश के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे रशिया में। और वो अपने देश के लड़कियों को तो बहुत एज अ देवी ट्रीट करते हैं, अच्छे ट्रीट करते हैं। मतलब एटलीस्ट वैसे तो आपको पता ही है कि ये इन इस्लामिक देशों में अपने लड़कियों को जो है कैसे ट्रीट करते हैं, पर्दे के पीछे रखते हैं, बट एटलीस्ट उन्हें मतलब सेक्सुअली जो है हैरास नहीं करते हैं। तो उनके लिए अपने कौम के जो औरत है वही उनके लिए औरत है। बाकी जो रशियन, एक्चुअली नेटिव रशियन है, उनको वो बेसिकली एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। उनका होता है कि 2-3 वाइफ रखेंगे अपना, और रशियन लड़की को जो है वो एज अ बेसिकली डीह्यूमनाइज करते हैं और एक इनह्यूमन तरीके से देखते हैं। और इसीलिए ज़्यादातर जो फीमेल हैरासमेंट जो है, लड़कियों को हैरासमेंट करने का जो चीज़ है, वो सबसे मतलब 90% क्राइम इन्हीं देशों के लोग जो है वो करते हैं। और इसीलिए रशिया इंडियन वर्कर्स से इनको रिप्लेस कर रहे हैं। तो आशा है कि हमारे देश के जो वर्कर्स है, यहाँ पे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे पता है कि ये होने वाला नहीं है, जस्ट डायरेक्टली उनको भेज दिया जाएगा। लेकिन भेजने से पहले अगर रशिया के कल्चर, रशिया के लोग, इनके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज उन्हें दिया जाए तो काफ़ी बेटर होता। इंडिया की नाम जो है वो वहाँ पे रोशन कर पाते, और अच्छे अच्छे लोगों को ही जो है स्क्रीन आउट करके वहाँ पे भेजा जाता तो बहुत अच्छा होता। हालांकि ये होने से दूर है, कोई भी मतलब स्क्रीनिंग वगैरह कुछ होगा नहीं, बस ऐसे ही भेज दिया जाएगा, मुझे पता है। बट आशा है कि जो है हमारे इंडिया के वर्कर्स भी जो है आज़रबाईजान, अब्खाज़िया, काफकाज, इन देशों के, इन जगह के जो लोग हैं, जिस तरीके से वो रशियन लड़कियों से वो बिहेव करते हैं, सेम चीज़ ना दोहराए। इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को भी जितना हो सके आप शेयर कीजिए लोगों से। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं कि आज़रबाईजान मीडिया और लोगों का क्या रिएक्शन है इसको लेके। उसके बाद काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। В строительном секторе России наблюдается рост спроса на рабочих из Индии. रशिया कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इंडियन वर्कर्स की मांग बढ़ रही है। यह जानकारी नेशनल एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स रे नोस्ट्रोई के प्रेसिडेंट एंटोन ग्लुश्कोव ने दी। उनके अनुसार इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स को बुलाने का कारण यह है कि वे वीजा बेस्ड लेबर सेगमेंट में सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन वर्कर्स वेतन के लिहाज से काफी किफायती हैं। अब भारतीय लोग रूस में सामान डिलीवरी और निर्माण कार्यों में भी दिखाई देने लगे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत में रूस में नौकरी पाने को लेकर काफी रुचि देखी जा रही है। Визовые, а любой визовый мигрант с точки зрения МВД и безопасности страны лучше, чем патент. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि रशियन कंपनीज के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि इन वर्कर्स की लॉजिस्टिक्स, यानी आने जाने और काम पर लगाने की व्यवस्था ठीक से की जाए, क्योंकि ये सभी वीजा वाले माइग्रेंट्स हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, MVD और
नेशनल सिक्योरिटी की नजर से यह तरीका पेटेंट वर्क परमिट की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। ग्लुश्कोव ने यह भी बताया कि भारत से आने वाले लेबर्स की संख्या मांग से काफी ज्यादा है। उन्होंने अनुमान जताया कि रूस में इंडियन वर्कर्स के साथ कंस्ट्रक्शन साइट्स की संख्या आने वाले समय में और बढ़ेगी, который был गод назад, уже преодолен, заявил. हालांकि अभी रशियन कंपनीज के पास इंडियन वर्कर्स के साथ काम करने का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन उन्हें वॉकटा यानी रोटेशनल शिफ्ट्स में और ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा है जिनमें हाई स्किल लेवल की जरूरत नहीं होती। नेशनल एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स के अनुसार फिलहाल रूस के कंस्ट्रक्शन साइट्स में लगभग 10 लाख माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं। पिछले साल माइग्रेंट्स की भारी कमी थी, लेकिन अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं। ग्लुश्कोव के मुताबिक रूस में लेबर्स की कमी की समस्या यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद और तेज हो गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग रूस से बाहर चले गए थे। 2024 की शुरुआत में 85% रशियन कंपनीज को स्टाफ शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा था। रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के अनुमान के मुताबिक यह कमी लगभग 50 लाख वर्कर्स तक पहुंच गई थी। Труда нанес массовый отток мигрантов, сообщил осенью прошлого года Центробанк. सेंट्रल बैंक द्वारा तैयार किया गया वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी इंडेक्स 2024 की तीसरी तिमाही में अपने हिस्टोरिक लो लेवल तक गिर गया। मेन इंडस्ट्रीज में कामगारों की अवेलेबिलिटी सिर्फ 33.5% रह गई। इसके अलावा पिछले साल क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुई सख्त एंटी माइग्रेंट कैंपेन के चलते बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स रूस से चले गए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स के अनुसार करीब 20 लाख माइग्रेंट्स देश छोड़ चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2024 की वसंत ऋतु में कहा कि देश में लेबर्स की कमी और बढ़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अनुसार 2030 तक रूस को 25 लाख वर्कर्स की कमी का सामना करना पड़ सकता है और देश जनसंख्या घटने के डेमोग्राफिक डिक्लाइन से जूझेगा। Демографического спада. कमेंट्स में ऑस्कर केंट ने लिखा है कि रूसी लोग पहले कहते थे उज़्बेक, ताजिक, किर्गिज से हमारी मेंटालिटी और कल्चर अलग है, हर कोई अपने देश में रहे, रशिया सिर्फ रशियंस के लिए है। अब उनकी जगह अफ्रीकी, नॉर्थ कोरियाई, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और भारतीय आ रहे हैं। अब तुम असली अलग मेंटालिटी और कल्चर देखोगे। और भाषा की रुकावट का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया, जिनके खिलाफ लड़े अब उन्हीं से टकराओगे। इसको रिप्लाई में लिखा है कि शायद आपको पता नहीं है, पर सच्चाई ये है कि भारतीय सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, जैसे कि IT, ट्रेड और कंस्ट्रक्शन में भी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अरब देश। वहाँ की बिल्डिंग्स किसने बनाई हैं? इंडियंस और सब कॉन्टिनेंट के लोग। एक और बात, ज्यादातर भारतीय बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल होते हैं, मतलब कि एक या दो से ज्यादा भाषाएं बोल और समझ सकते हैं। कल्चर का क्या है, वो तो हमारे इंडिया में हर राज्य में बदल जाती है। रूस का कल्चर भी थोड़े समय में इंडियंस समझ लेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद टॉट सामी सन्यास्तालिन ने लिखा है कि भारतीय पहले से ही कई क्षेत्रों में काम करते हैं, गोदामों में, कंस्ट्रक्शन में, ट्रेड में आदि, लेकिन उन पर दबाव डालना मुश्किल है। सेंट्रल एशिया के लोग खुद आवेदन करते हैं और टैक्स देते हैं, जबकि भारतीयों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत लाया जाता है। उनके सारे खर्च कंपनी उठाती है, इसीलिए वे कंपनी की सुरक्षा में रहते हैं। उन पर छापे नहीं पड़ते और जनता का ध्यान भटकाने का जरिया नहीं बनते। ताजिक, उज़्बेक और किर्गिज अब यूरोप या साउथ कोरिया जा रहे हैं। जिन्हें ग्रीन कार्ड मिलता है वे अमेरिका चले जाते हैं। उसके बाद युक्सेंस ने लिखा है कि अब रूस के लिए सेंट्रल एशिया के माइग्रेंट्स को पैसा देना फायदेमंद नहीं रह गया है, इसीलिए वे अमेरिका, यूरोप, दक्षिण कोरिया और जापान जा रहे हैं। उसके बाद काविल नियाज ने लिखा है कि अब रूसी हमारे किर्गिस्तान आ रहे हैं और यहाँ से भारतीय रूस जा रहे हैं। माइग्रेंट साइकिल चल रहा है, लेकिन मेरे कुछ भारतीय दोस्त किर्गिस्तान से रूस नहीं जाना चाहते, पता नहीं क्यों। उसके बाद क्वाजाक ने लिखा है कि क्या रूस के पास अपने खुद के मजदूर नहीं हैं? हर बार उन्हें दूसरों पर क्यों निर्भर रहना पड़ता है? अपने देश में बर्फ साफ करने तक के लोग नहीं हैं? क्या वाकई रूस में 145 मिलियन लोग रहते हैं, गांव खाली हैं और शहरों में मजदूर नहीं मिलते? ये सब कहाँ चले जाते हैं? बहुत से सवाल हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। उसके बाद बेक्सन ने लिखा है कि सस्ती मजदूरी से घटिया क्वालिटी का सामान बनता है। जो लोग बहुत कम पैसे लेते हैं वो बढ़िया चीज कैसे बनाएंगे? इसे रिप्लाई में लिखा है, काम करने वाले आजाद लोग हैं, गुलाम नहीं। सब अपनी मर्जी से काम करने जाते हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं भेजा जा रहा। इंडियंस को बाहर भले पैसे कम मिले, लेकिन वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं और अच्छे से करते हैं। अगर इंडियंस अच्छा काम नहीं करते तो रूस या फिर अरब देश उन्हें काम के लिए क्यों बुलाते? अपने फैक्ट्स ठीक कर लो ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। उसके बाद उमीदा नार्जुलेवा ने लिखा है, पैसे नहीं है फिर भी हिंदुओं को काम पर बुलाना है। इसके जवाब में लिखा है कि काम करने के लिए जागना पड़ता है और दो पैरों पर खड़ा होकर काम करना पड़ता है। जो हमेशा सोए रहते हैं उन्हें काम पर नहीं रखा जाता। तू समझा? हाँ।
नहीं, तू समझा नहीं। उसके बाद यूस्मोन ने लिखा है कि अच्छा है, इन्हें रूसी भाषा सीखने में लगभग 20 साल लगेंगे। मैं अपने ताजिकी भाइयों के लिए खुश हूं जो यूरोप जा रहे हैं। ताजिकिस्तान से सलाम। उसके बाद मोलिक ने लिखा है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या भारतीयों से भी रूसी भाषा का टेस्ट लिया जाता है या सिर्फ ताजिक, उज्बेक और किर्गिज नागरिकों से ही ये जरूरी है? क्या अफ्रीकी और भारतीयों को ये नहीं देना पड़ता? रिप्लाई में लिखा है, अगर कोई विदेशी छात्र रूस में पढ़ाई के पर्पज से जाता है तो यूनिवर्सिटी और कोर्स के हिसाब से तय होता है कि रूसी भाषा जानना जरूरी है या नहीं, पर अगर काम के मकसद से जाते हो तो नए कानून के हिसाब से रूसी भाषा सीखना जरूरी है। बस इतना ही कहना था। उसके बाद सर्गे फोल्प्स ने लिखा है, अगर आपको लगता है कि सेंट्रल एशिया के माइग्रेंट्स दूसरे देश से आते हैं तो भारतीय तो जैसे किसी और ग्रह से हैं, पूरी तरह अलग कल्चर। फिर इसका समाधान क्या है? उसके बाद GFGF ने लिखा है कि दुबई में भारतीय वर्कर्स सिर्फ $100 से $500 प्रति माह पर काम करते हैं। सोच सकते हो, बहुत टफ है। उसके बाद दीमा ने लिखा है कि लेबर मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त वर्कर्स नहीं है, लेकिन यह झूठ है। गांवों में लोगों के पास काम नहीं है, लेकिन उन्हें काम पर नहीं रखा जाता। किसी को माइग्रेंट्स को बुलाकर फायदा हो रहा है। यह देश से गद्दारी है। उसके बाद रीनाथ ने लिखा है कि मैं टायुमेन रीजन में रहता हूं। वहां एक प्लांट भारतीय और चीनी मजदूरों ने बनाया था। वे कंस्ट्रक्शन टाउन में रहते थे, खरीदारी के लिए बसों से जाते थे। न कोई दिक्कत, न शोर, न गंदगी। महिलाओं को भी परेशान नहीं किया। सब कुछ सभ्य और शांत था। उन्होंने प्लांट बनाया और फिर वापस चले गए। उसके बाद सर्गे सेमेनोव ने लिखा है कि उन्होंने सेंट्रल एशिया से 2 करोड़ लोगों को बुलाया, लेकिन सिर्फ 7 लाख कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं। फिर भी 45 लाख मजदूरों की कमी है। 70% मकान बिक ही नहीं रहे, तो फिर इन्हें बुलाने का क्या मतलब है? उसके बाद ब्लिट्सियर SS ने लिखा है कि मैंने एक होटल में काम किया है। भारत से होटल में बुरे लोग मैंने कभी नहीं देखे। उसके बाद आजरबैजानी ने लिखा है कि स्थिति को इतना जटिल क्यों बना रहे हो? विदेशी मजदूर क्यों खोज रहे हो? अर्मेनियाई लोगों के भी भारत से जड़ें जुड़ी हैं, उन्हें बुलाना ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद डोनियो रैक्सिमोव ने लिखा है कि बहुत बढ़िया, इंडियंस आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। वे बहुत कम पैसों में काम कर लेते हैं और बहुत साफ सुथरे भी होते हैं। आपके लिए शांति की कामना। उसके बाद शफकत कुलदाशेव ने लिखा है, हर देश की अपनी अच्छाइयां और कमजोरियां होती हैं। किसी भी देश या जाति को नीचा नहीं देखना चाहिए। किसी को भी पूरी तरह सराहा नहीं जा सकता। आखिर में इल्किन हुमेतोव ने लिखा है कि वे एक ही लोग हैं। रूसी और भारतीय एक ही लोग हैं, बस 2 देश हैं। तो दोस्तों, मैंने ओवरऑल इंट्रोडक्शन में तो बहुत कुछ बता ही दिया, जो कि एकदम ट्रू है। मैंने एक कुछ ऐसे लोगों से एनकाउंटर भी किया है। रशियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ये काफकाजिया और आज़रबाईजान के लोगों को, और वो चाहते हैं कि वो ना ही आए। और मैं एक बार ऐसे एक इंसान से जो है मिला था, ये आज़रबाईजान से ही था वो, और वो बोल रहे थे कि मतलब हमारे जो कौम की लड़कियां हैं वो तो एक्चुअल हमारे लिए लड़की है, और रशियन लड़कियां जो है वो तो सिर्फ मज़े करने के लिए हैं। तो बहुत बुरा लगा था ये सुन के। और जो हमारा पर्सपेक्टिव है उससे रियलिटी मतलब बहुत दूर दूर का होता है। फॉर एग्जांपल नागालैंड, इवन हमारे नॉर्थ ईस्ट जो है, नागालैंड के लड़कियों को बहुत बार सेक्सुअलाइज किया जाता है। और मैं मतलब रिसेंटली मेरा एक नागालैंड में शूट है फिल्मों का, और वहाँ पे लोग इतने शाय है, लड़कियाँ भी इतने शाय है। और मुझे अब ये पता चल रहा है, क्योंकि ओवरऑल इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि नागालैंड में लड़कियाँ बहुत ओपन, मतलब ये है, ऐसा है, मॉडर्न है, वो है। मॉडर्निटी के नाम पे बहुत कुछ उनका जो अफवाहें हैं वो फैलाया जाता है इंडिया में, जिससे उनके बारे में एक गलत इंप्रेशन होता है इंडियंस को। तो हमेशा रियलिटी को गहराई में जाके खुद देखना चाहिए। 1-2 गिने चुने पब्लिक से जो कि बाहर से रशिया से आए हैं यहाँ पे, वो 1-2 गिने चुने पब्लिक को देखकर कभी भी परसेप्शन नहीं फॉर्म करना चाहिए। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि वाइट जो यूरोपियन, खास करके जो इंग्लैंड से जो लोग हैं और जो अमेरिकन लोग हैं बहुत सारे, उनमें और रशियंस में एक फ़र्क है। हालांकि रशियन में भी बहुत सारे लोग हैं कुछ जो कि व्यूज़ पाने के लिए इंडिया के डर्टी साइड्स जो है वो दिखाते हैं, और वो एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि वो ट्रोल है, ट्रोल जो कि ट्रोल करना पसंद करते हैं। वो अपने देश को भी ट्रोल करने में सबसे आगे है। रशियंस जो है अपने देश के किस लेवल तक अपने देश की ट्रोल करते हैं वो आप रशियन से मिलेंगे तभी पता चलेगा। अगर इंडिया के बारे में वो 2 चीज़ बुरा कहते हैं तो अपने देश के बारे में वो 4-10 चीज़ और भी ज़्यादा बुरा कहेंगे। लेकिन उनमें जो है वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला जो चीज़ है, जो रेसिज्म वाला चीज़ है, वो नहीं है। और यहीं पे जो है वेस्टर्न लोग और इनमें जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। सब वेस्टर्नर्स हालांकि रेसिस्ट नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे वेस्टर्नर्स में
खास करके इंग्लैंड, यूएसए और यूके में जो है अपना एक वाइट सुपीरियरिटी की, मैं हम वाइट है मतलब सुपीरियर है, और रशियंस ऐसे हैं कि खुद का देश को भी कबाड़ा कहना है, इंडिया को भी कबाड़ा कहना है, तो मतलब वो जो एक लेवल का होता है वो एक ट्रोल होता है। तो वाइट सुपीरियरिटी रेसिस्ट में और ये रशियन ट्रोल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एनीवेज दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसी नोट पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।